Hello students. In the last lecture we finished NLM 1 and as I told you कि NLM को हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ते हैं, एक विदाउट फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन के साथ। तो बेटे हमने विदाउट फ्रिक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया और आज हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा NLM विथ फ्रिक्शन। मीन्स NLM यहाँ भी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ भी अप्लाइड होंगे, बट एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया फ्रिक्शन के रूप में। ठीक है, तो पहले आपको समझना होगा कि फ्रिक्शन है क्या। फिर जब आप ये समझ में आ जाएगा जब आपको कि फ्रिक्शन क्या है, ओके, और फ्रिक्शन फोर्स को कैसे निकाला जाता है, तो फिर ये एनएलएम के उन नॉर्मल प्रॉब्लम्स की तरह हो जाएगा। ठीक है, बस एक फर्क आएगा कि आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हो गया फ्रिक्शन के रूप में। फिर बाकी जैसे आप एनएलएम के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, इक्वेशंस लिखते थे, अननोन वैल्यूज को फाइंड करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पर भी आपको करना है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो चलो समझते हैं आज का चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है बेटे, फ्रिक्शन। तो मान लो बेटे एक सरफेस है, जैसे कि फर्श है आपका। ठीक है, उस सरफेस पर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज अलमीरा जैसे कि है। ठीक है, उस अलमीरा को आप चाहते हो मूव करना। ठीक है, उस अलमीरा को आप मूव करना चाहते हो, तो बताओ क्या ये पॉसिबल है कि बिना फोर्स लगाए आप इसको मूव कर लो? ठीक है, ऐसा संभव है क्या कि बिना फोर्स लगाए इसको मूव कर लो? ऐसा संभव नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर मुझे इसे मूव करना है, इधर से मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर है? अब बच्चे आप मुझे ये बताओ कि आपको फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब कोई आपका अपोज कर रहा होता है। ठीक है, जब आपका कोई अपोज कर रहा होता है तभी आपको फोर्स लगाना पड़ता है। कोई अगर आपका अपोज ही नहीं करे तो आपको फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा? नहीं लगाना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, तो हमें फोर्स तब लगाना होता है जब हमारा कोई अपोज कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कि अलमीरा है, अलमीरा को आप क्या करो बेटे, थोड़े बहुत फोर्स लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा एकदम हल्का फोर्स लगाओ, तो क्या वो अलमीरा मूव होता है? नहीं होता है, वो अलमीरा मूव नहीं होता है। तो बेटे हमने तो फोर्स लगाया ना, भले मैंने छोटा सा फोर्स लगाया, मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, बट वो मूव नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है ना? मैंने मान लो इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये मूव नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मेरा जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो अकेला फोर्स नहीं है। अगर ये मेरा अकेला फोर्स होता तो ये अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लगता और इसमें एक्सेलरेशन होता और ये बॉडी मूव करती, लेकिन मूव नहीं हुआ। मतलब है बॉडी अगर मूव नहीं हुआ, दो कंडीशन बेटा, या तो बॉडी रेस्ट में रहे या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहे। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट में कब रह सकती है? जब नेट फोर्स 0 रहेगा। या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में कब रह सकता है? जब बॉडी पर नेट फोर्स 0 रहे। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है बेटे, ये आपको रेस्ट का रेस्ट में है, इसका मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या है बेटा? नेट फोर्स 0 करने के लिए इधर से भी एक 5 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और तब ये जस्टिफाई होगा कि हाँ ये रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन कौन लगा रहा है भाई? 5 न्यूटन फोर्स लगाने वाला मेरे सामने तो कोई है नहीं, तो कौन लगा रहा है? तो बेटा फिर समझ में आता है कि ये एक फोर्स है ना, ये सरफेस के द्वारा लगाया जाता है ना बेटे? ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है? इस सरफेस के द्वारा लगाया जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। और ये जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाता है बेटा? सॉरी, ये वाला जो फोर्स है ये क्या कहलाता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली आपने अगर फोर्स लगाया तो आपका इंटेंशन क्या था? आपका इंटेंशन था इस ब्लॉक को मूव करना। ठीक है, तो ब्लॉक उस सरफेस पर क्या करने वाला था? मूव करने वाला था। और उस मोशन को अपोज करने के लिए सरफेस एक फोर्स जनरेट करता है, सरफेस एक फोर्स लगाना शुरू करता है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में मोशन होने की संभावना होती है या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है, उसके अपोजिट में कॉन्टैक्ट सरफेस हमेशा एक फोर्स लगाता है टू रेजिस्ट, है ना, टू अपोज द
मोशन ऑफ द बॉडी, हो रहे मोशन या होने वाले मोशन, ठीक है, क्लियर है। होने वाले मोशन को अपन इम्पेंडिंग मोशन, ठीक है, इम्पेंडिंग मोशन बोला करते हैं। एक वर्ड आता है इम्पेंडिंग मोशन, यानी होने वाला, फ्यूचर में होने वाला, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? फ्यूचर में होने वाला मोशन क्या कहलाता है? इम्पेंडिंग मोशन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? तो आपने बचपन में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? ये कॉन्टैक्ट सरफेस के द्वारा लगाया जाता है जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर, है ना, रिलेटिव मोशन करने की कोशिश करता है या कर रहा होता है, तो उसके अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटे फ्रिक्शन फोर्स। तो लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। The property to resist, the property to resist the relative motion of one body on another body is known as friction, ठीक है। फ्रिक्शन क्या है बेटे? ये एक प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करना मतलब अपोज। क्या, किस चीज का अपोज बेटा? रिलेटिव मोशन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर, है ना, रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को अपोज करने का, रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। और अपोज करने के लिए क्या लगाएगा? तो एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो दी फोर्स by which a contact surface oppose or resist relative motion of another body is called फ्रिक्शन फोर्स, इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। आगे मेरी बात समझ में? ये हो गया बेटा आपको डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा वो दो टाइप के होते हैं, या आप बोल सकते हो फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी। ओके, तो देखो, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला होता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, okay, static friction and kinetic friction. So we will start with the static friction, then we will talk about kinetic friction, ठीक है। चलो static friction के बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था इस अलमीरा का, ओके, इस अलमीरा का जब मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपके घर में अलमीरा होगा, है ना, उसको धक्का देने की कोशिश करो। पहले जब तक आपने धक्का देना स्टार्ट नहीं किया था, जब तक आपने धक्का देना स्टार्ट नहीं किया था, इसका मतलब आपने कोई भी फोर्स उस पर लगाया नहीं था। कोई भी फोर्स नहीं लगाया था तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है? बॉडी रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब क्या है? कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। मतलब आपने जीरो लगाया
तो फ्रिक्शन भी कोई नहीं लगा, क्योंकि आपने जब फोर्स ही नहीं लगाया तो वहां मोशन की कोई संभावना ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन। तो अपोज किस चीज का होगा, किसी चीज का नहीं, तो वो फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन अब आपने थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाया, मान लो क्या कर दिया बेटा, 5 न्यूटन कर दिया। आपने देखा हमने जब थोड़ा बहुत फोर्स लगाया, हमारा हैवी अलमीरा था तो अलमीरा मूव नहीं हुआ। आ रही मेरी बात समझ में बेटा, अलमीरा मूव नहीं हुआ, दैट मीन्स कि हमने 5 न्यूटन लगाया तो इसने भी क्या किया बेटा, 5 न्यूटन लगाया इसके ऊपर, ठीक है, इसने भी क्या लगाया, 5 न्यूटन, मतलब अपोजिशन भी क्या हुआ, 5 न्यूटन का हुआ है ना, इसलिए ये हमारी बॉडी चली नहीं अभी तक। हमने थोड़ा और ताकत लगाया है ना, एक और आदमी को बुला लिया, 2 आदमी मिलकर के अब लगा रहे हैं, तो अब क्या हुआ बेटा, हमने डबल लगाया 10 न्यूटन, फिर भी देखा कि ये मूव नहीं हुआ, इतना हैवी था कि वो नहीं मूव हुआ। तो बेटे हमने क्या इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी बॉडी रेस्ट में है, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 होगा जब दोनों बैलेंस होंगे। तो इसने भी क्या कर लिया बेटा, 10 न्यूटन लगा दिया, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। फिर मान लो इधर आ गए कितने, 3 लोग आ गए, और अब तीनों मिलकर के कितना लगा रहे हैं, सपोज 15 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है बेटा, सपोज कितना लगा रहे हैं, 15 न्यूटन, और मान लो ये तब भी नहीं हिला, तब भी नहीं हिला, इसका मतलब इसने अभी भी अपोजिशन जारी रखा है और 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। लेकिन बेटे जब हम ज़्यादा लोग मिलकर के किसी चीज़ को धक्का देने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो बॉडी मूव करने लगती है, ठीक है। हमने मान लो चौथा आदमी भी बुला लिया, चौथा आदमी भी बुला लिया, मान लो 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन लगा दिया, तो अब देखो मान लो ये चलने लगा, ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें मोशन स्टार्ट हो गया। आगे मेरी बात समझ। तो आपने क्या देखा बेटा कि एक लिमिट तक, है ना, एक लिमिट तक फ्रिक्शन क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है, बाद में फाइनली उसको क्या होना पड़ता है, हारना पड़ता है। आ रही मेरी बात समझ में, एक लिमिट तक किसी बॉडी को वो रोक के रखने की कोशिश करता है, उसके बाद फाइनली बॉडी को क्या होना पड़ता है, मूव होना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक बॉडी स्टेशनरी था, जब तक बॉडी रेस्ट में था, तब तक जो ये फ्रिक्शन लगा रहा था, तब तक जो अपोजिशन लगा रहा था, वो वाला अपोजिशन, वो वाला फ्रिक्शन क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, स्टेशनरी, रेस्ट, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स जो कि एक्ट करता है, वर्क करता है, तब तक जब तक कि बॉडी रेस्ट में होता है, उस फ्रिक्शन को अपन स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब ये वाला फ्रिक्शन क्या करता है, बॉडी में होने वाले, है ना, आपने देखा, आपने कोशिश करना शुरू किया, कोशिश करना शुरू किया, और कोशिश किया, और कोशिश किया, तो जैसे जैसे आप कोशिश करते जाते हो, आपकी संभावना बढ़ती जाती है मोशन होने की, है ना, आगे चल करके मोशन होगा, है ना, कुछ और फोर्स लगाने के बाद मोशन होगा, तो होने वाला फ्यूचर में मोशन होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंपेंडिंग मोशन। तो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, इंपेंडिंग मोशन, जो हुआ नहीं है, होने वाला है, ऐसे मोशन का अपोज करता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो द फ्रिक्शन विच एक्चुअली एक्ट ऑन द बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। द frictional force which actually acts on the body when body is at rest, when body is at rest is called static friction, is called static friction. Got this? This is called static friction. इतनी कहानी आपको समझ में आ गया, ओके। स्टैटिक तो आपने क्या देखा बेटा कि हमने पहले कुछ नहीं लगाया, इसने भी कुछ नहीं लगाया, हमने 5 लगाया तो इसने भी 5 लगा दिया, हमने 10 लगाया तो इसने भी 10 लगा दिया, हमने 15 लगाया तो इसने भी 15 लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 20 लगाया तो फिर बॉडी चलने लगी, है ना, फिर बॉडी क्या होने लगी, चलने लगी। दैट मीन्स कि ये एक मैक्सिमम लिमिट तक बॉडी को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है ना, एक लिमिट तक ही बॉडी को रेस्ट में रखने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, उससे ज्यादा वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, उससे ज्यादा
बॉडी को रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक लगता है, जीरो से शुरू होता है और एक लिमिट तक लगता है, मतलब एक मैक्सिमम लिमिट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का। उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को कहते हैं बेटा हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, मैं बात कर रहा हूं बेटा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन की, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, ये मैक्सिमम हो गया इसका, यहां तक वो क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो मान लो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 15 न्यूटन तक है, मतलब ये मैक्सिमम कितना रोक सकता है, 15 न्यूटन तक। तो जब तक मैं 15 न्यूटन लगाऊंगा, तो मैंने 15 लगाया, इसने भी 15 लगाया, नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अब मैं 15 से थोड़ा भी बढ़ा दूंगा, मैं 15.01 ही क्यों ना कर दूं, ठीक है, तो देखो एक फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब इधर का फोर्स बड़ा हो गया, तो अब इसको क्या होना पड़ेगा बेटे, चलना पड़ेगा, है ना, इसको मूव होना पड़ेगा। तो इसके बाद बॉडी क्या होने लगती है, चलने लगती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जिससे ऊपर का फोर्स अगर आपने अप्लाई किया तो बॉडी चलने को हो जाता है। मतलब अब चला कि तब चला, मतलब थोड़ा भी फोर्स बढ़ाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन शॉर्ट अगर बोले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और बिहेवियरल लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स जिसके ऊपर बॉडी जस्ट चलने को हो जाता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं बेटे इसके बारे में। It is defined as the maximum limit of static friction. It is defined as the maximum limit of static friction, or the friction force after which body is just about to move is known as limiting friction, got this? तो ये हो गया बेटा कहानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। ओके, आगे बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सी, अगर मान लो ये एक सरफेस है और यहां पर हमने एक ब्लॉक रखा है, ओके, जिसका मास क्या है बेटा, m है। तो ये क्या करता है, नीचे लगाएगा वेट, कितना बेटा, mg, और सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, एक नॉर्मल, है ना, ये कॉमन सी बात है, ये वेट लगाएगा नीचे mg, तो कॉन्टैक्ट सरफेस उसके ऊपर क्या करेगा, एक नॉर्मल लगाएगा परपेंडिकुलरली। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो बेटे यहाँ पर ये नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्लियर है कहानी? तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, F लिमिटिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फोर्स के। किसके बराबर होता है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। क्या चीज, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यानी लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं लिख रहा हूं बेटा,
लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal force acting on the body. Okay, limiting friction is directly proportional to normal force acting on the body, that is F limiting is directly proportional to normal. तो बेटे जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो आपको इक्वलिटी साइन लगाने के लिए, है ना, एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो अपन कांस्टेंट यूज करते हैं वो होता है म्यू इंटू एस, सॉरी म्यू एस। तो ये हो गया बेटा आपका क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल, जिसमें ये म्यू एस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू एस को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हो गया बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। ओके डन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ? तो बेटे जैसे कि देखो, मान लो मैं बोलता हूं कि इसका, अच्छा चलो पहले मैं म्यू एस की बात कर लेता हूं, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज को याद रखना, इस फॉर्मूले के लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल। अब अगर मैं बात करूं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस क्या होता है। तो जैसा कि आपको अभी अभी देखा कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमने बेसिकली क्या लिया था, एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में लिया था, यानी ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? तो चलो देखिए बेटा, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला है ना, म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल अपॉन नॉर्मल। ठीक है, एफ लिमिटिंग अपॉन नॉर्मल। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज the ratio of limiting friction to the normal reaction। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये भी क्या है, एक फोर्स है, और नॉर्मल रिएक्शन वो भी क्या है, एक फोर्स है। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिमिलर क्वांटिटीज के रेशियो हो गए, क्या होंगे, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होते हैं। ध्यान से समझें इस चीज को। और ये म्यू एस जो है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो दो सरफेस हैं, जो कांटेक्ट में दो सरफेस हैं, उनके नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोनों सरफेस बहुत स्मूथ है तो उसके बीच में म्यू एस क्या होगा, कम होगा, और दोनों सरफेस अगर रफ हैं तो उसमें म्यू एस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए रफ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम लगता है, क्योंकि म्यू उसका क्या रहेगा, कम रहेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, लिख लेना। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। क्लियर है?
इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, किस तरह के सरफेस कॉन्टेक्ट में है इस चीज पर डिपेंड करता है। क्लियर है? बाकी और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, नथिंग एल्स। ओके, आगे मेरी बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, तो क्या बोलोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, ठीक है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पहला, ठीक है बेटा, पहला नॉर्मल रिएक्शन, पहला नॉर्मल रिएक्शन, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और दूसरा नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि FL का फॉर्मूला क्या है? म्यू एस इंटू नॉर्मल, तो इस पे भी करेगा और इस पे भी करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पे तो करा ही म्यू एस, और म्यू एस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट, तो इनडायरेक्टली ये भी डिपेंड किया नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट पर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये दो चीजों पर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है वो कैसा है, और दूसरी चीज नॉर्मल रिएक्शन पर। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, अब आप सोचो कि अगर मैं ये जैसे कि ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका एरिया देखो इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, और इसका मास m है, नीचे mg लग रहा है, तो नॉर्मल बराबर क्या हो गया? mg, ठीक है। अब इसी सेम बॉडी का अगर मैं थोड़ा इस तरीके का बनाऊं, मास उतना ही रखूं, तो अब भी नीचे mg लगेगा और अब भी ऊपर नॉर्मल n बराबर mg लगेगा। लेकिन अब एरिया क्या हो गया? एरिया इन कॉन्टेक्ट क्या हो गया? घट गया, ठीक है बेटे, एरिया इन कॉन्टेक्ट घट गया। तो अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और पहले जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता था, अलग होगा कि, है ना, अलग होगा कि सेम होगा? तो ध्यान से सोचो आप बस, क्या नॉर्मल, ये तो हमको क्लियरली सीन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि नॉर्मल अब भी सेम है कि अलग है? तो नॉर्मल अब भी क्या है? सेम है ना। नॉर्मल रिएक्शन अब भी क्या है? सेम है, क्योंकि पहले भी इसका मास m था तो नीचे mg लग रहा था, अब भी इसका मास m है तो नीचे mg लग रहा है, तो नॉर्मल भी क्या होगा? mg होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन सेम है। अब देखो बेटा, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था? ज्यादा था, और इसमें एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? कम है। तो बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से दिख रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच के ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन जब तक सेम है तो फिर ये किस पे डिपेंड करेगा? म्यू एस पर, है ना। इफ नॉर्मल क्या है? कांस्टेंट है, देन एफ लिमिटिंग जो है वो म्यू एस पर डिपेंड करेगा ओनली, है ना, म्यू एस पर डिपेंड करेगा। और म्यू एस किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो बेटा ये बॉडी और ये बॉडी सेम है, ये सरफेस और ये सरफेस सेम है, तो दोनों का नेचर क्या हुआ? सेम ही रहा बेटा, नेचर दोनों का क्या है? सेम ही है, ठीक है बेटा। तो कहीं से भी इस चीज का वो नहीं मिल रहा है कि एरिया का कुछ फर्क पड़ेगा, है ना, एरिया का कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ समझ में अपने को नहीं आ रहा है। नेचर में चेंज होगा तो चेंज होगा, यानी म्यू चेंज होगा तो चेंज होगा, या नॉर्मल चेंज होगा तो चेंज होगा, ठीक है। एरिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में कितना सरफेस है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम कॉन्टैक्ट में रहेगा तो भी वही लगेगा, और
ज्यादा कांटेक्ट, ज्यादा सरफेस रहेगा तो भी वही लगेगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, देयर फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। क्लियर है ये मेरी बात? ओके, तो बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू एस इंटू नॉर्मल हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको ले लूँ कितना 10 kg और म्यू एस ले लिया सपोज 0.1, तो बताओ मुझे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग कितना लग जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसा कि आप जानते हो बेटा म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल देखो कितना है, m इंटू जी है। म्यू एस की वैल्यू 0.1, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो ये कैंसिल हुआ बेटा, देखो कितना लग रहा है 10 न्यूटन। हाँ, आ गई मेरी बात समझ में? तो बेटे जब आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाता है तो आपको अपने दिमाग में एक बात बिठाना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप 10 न्यूटन तक फोर्स लगा करके इसको मूव नहीं करा सकते, क्योंकि ये 10 न्यूटन तक मैक्सिमम अपोज कर सकता है। 10 न्यूटन तक ये आपको क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो अगर आप इस पर 1 न्यूटन लगाओगे तो भी ये रोक के रखेगा, 2 न्यूटन लगाओगे तो भी रोक के रखेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूटन तक आप लगाओगे तो ये तब तक आपका अपोज करता रहेगा। अगर आप इसको 10 से थोड़ा सा भी बढ़ा दिए, 0.00001 भी बढ़ा दिया तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा और फिर बॉडी चलने लगेगा। तो 10 न्यूटन तक वो आपको क्या करता है, रोक के रखता है, लिमिट करके रखता है, आपको बॉडी को मूव करने नहीं देता, हिलाने नहीं देता। वो आ रही मेरी बात समझ में? वो बॉडी को रेस्ट में रखता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ। क्लियर है कहानी? तो भाई ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसमें फर्क क्या है ना? अलग अलग क्यों पढ़ा हमने, अलग अलग क्यों पढ़ा, तो ध्यान से समझो। स्टैटिक फ्रिक्शन, अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन अपने को समझ में आ गया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है इस चीज को समझो। तो जैसा कि हमने देखा बेटा इस केस में, है ना, कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा था, जैसे कि 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। तो बेटा अगर आप यहां से इधर फोर्स लगाया आपने, पहले आपने कुछ भी नहीं लगाया बेटा, सपोज 0, ठीक है, पहले आपने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया तो 0, तो क्या बॉडी चला? नहीं चला। इसका मतलब इसने भी क्या लगाया बेटा? 0, इसने भी क्या लगाया? 0। अब आपने क्या किया? 1 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं करा, तो इसका मतलब इसने भी फ्रिक्शन के रूप में क्या लगा दिया? 1 न्यूटन लगा दिया। आपने क्या लगाया बेटा? 2, तो अब बॉडी चला क्या? नहीं चला मान लो, ठीक है, तो अभी भी क्या है बेटा? 2 इसने भी लगाया, मतलब 10 न्यूटन तक तो आप इसको हिला नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपने 10 न्यूटन लगाया तो इसने भी क्या किया बेटा? 10 न्यूटन लगाया और नहीं चल पाया। अब अगर थोड़ा भी बढ़ा दोगे, 11 न्यूटन कर दोगे, तब भी अब इसका तो खाली हो चुका है। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा लगा ही नहीं सकता, 10 न्यूटन तक ही लगा सकता है। तो आपने ये अपना मैक्सिमम लगा लिया, इसकी जितनी औकात थी उसने पूरी की पूरी लगा दी। अब आपने इसके औकात को भी पार कर दिया। ठीक है, तो अब किसकी बात चलेगी भाई? आपकी बात चलेगी और ये बॉडी मूव करना चालू कर देगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपने क्या देखा बेटा कि अभी तक 10 न्यूटन तक ये बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। लेकिन उसके पहले 0 से लेकर के 10 तक क्या हुआ? तब भी तो बॉडी रेस्ट में थी ना। 0 से लेकर के 10 तक जब आप अप्लाई कर रहे थे तब भी बॉडी क्या थी? रेस्ट में थी। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन वेरी, है ना, इट कैन चेंज इटसेल्फ। ये अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है, और एडजस्ट करके मौके के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में क्लियर है? तो जब आप 0 लगा रहे थे, इसने 0 लगाया, आपने 1 लगाया, इसने 1 लगाया, आपने 2 लगाया, ये हमेशा 10 न्यूटन नहीं लगाएगा, हमेशा 10 न्यूटन, ये इसकी कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 न्यूटन, लेकिन हमेशा 10 न्यूटन लगाए ऐसा जरूरी नहीं। इसको आप इस तरीके से समझो बेटे, मान लो एक राजा है और उसके पास कुल सैनिकों की संख्या 10 है। ठीक है, उसके पास कुल सैनिकों की संख्या 10 है। तो
अगर कोई दुश्मन लड़ने नहीं आया, कोई दुश्मन लड़ने नहीं आया तो राजा कितने सैनिक को भेजेगा? एक भी सैनिक नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि कोई आया ही नहीं अप्लाई करने के लिए, है ना। सैनिक आ रही मेरी बात समझ में? अब मान लो किसी दुश्मन ने एक सैनिक भेजा, तो ये भी क्या करेगा? अपने एक सैनिक को भेज देगा कि 10 को भेजेगा? क्या जरूरत है 10 को भेजने की, है कि नहीं? ये भी अपने एक सैनिक को भेजेगा। अगर सामने से 2 आया तो ये भी क्या करेगा? अपने 2 सैनिक को भेजेगा। सामने से 3 आया तो ये भी अपने 3 भेजेगा। 5 आया तो ये भी अपने 5 को भेजेगा। उसने 10 भेजा तो ये भी क्या करेगा? अपने 10 सैनिकों को भेज देगा। लेकिन अगर वो सामने वाला 10 से ज्यादा सैनिकों को लाया तो अब ये क्या करेगा? ये तो 10 ही भेज सकते, इसके पास 10 ही थे ना, ये इससे ज्यादा भेज ही नहीं सकता। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो सामने से जितना अप्लाई होगा उसके हिसाब से ये डिसीजन लेगा कि हमको कितना भेजना है। वैसा ही कुछ यहां पर है, ठीक है। सामने से जितना अप्लाई होगा उतना इधर से भी अप्लाई होगा, लेकिन कब तक? जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि जो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो जीरो भी लगा सकता है और मैक्सिमम भी लगा सकता है। मैक्सिमम क्या है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर के लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से लेकर के म्यूएस इंटू नॉर्मल तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इस चीज का बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन का। आ गई मेरी बात समझ में? ओके। तो व्हाट इज हाउ मच स्टैटिक फ्रिक्शन? 0 से लेकर के म्यूएस इंटू नॉर्मल तक। ओके, क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज जो है, बात है डायरेक्शन की। ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इट इज ऑलवेज directed in a direction opposite to the direction of relative motion और impending motion। हो रहे मोशन या होने वाले मोशन के अपोज में ही हमेशा लगता है, ठीक है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। तो आपको जिधर संभावना लगती है कि इधर चलेगा उसके अपोजिट में क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मान लो मैं बोलता हूं कि ये ब्लॉक 15 kg का है, ठीक है। तो इधर क्या लगा लेगा बेटा? 15 G लगा लेगा। ऊपर नॉर्मल कितना हो जाएगा बेटा? वो भी 15 G हो जाएगा, है ना। और म्यू एस मैंने मान लो कितना बोला बेटा? 0.2। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से मैंने 10 न्यूटन लगाया और मैं पूछता हूं कि बताओ कितना फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है बेटे। कितना फ्रिक्शन लगेगा मैं ये पूछता हूं आपसे। तो क्या करोगे? सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो क्या करना है? आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकाल लो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना बेटा? म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। म्यू एस इंटू नॉर्मल यहां पर कितना है? एम इंटू जी। म्यू एस की वैल्यू 0.2 है, एम की वैल्यू 15 है, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा? 30 न्यूटन। आ गई मेरी बात समझ में? मैक्सिमम जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना है? 30 न्यूटन। आपने अप्लाई कितना किया है? 10 न्यूटन। आपने अप्लाई कितना किया है? 10 न्यूटन। बताओ कितना फ्रिक्शन अभी ये अप्लाई कर रहा होगा? कितना अप्लाई कर रहा होगा? तो सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर देखो कि
हमारे हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की है, 30 न्यूटन की। मैक्सिमम कैपेसिटी जो है हमारे पास वो 30 न्यूटन है, मतलब मेरे पास जो मैक्सिमम सैनिकों की संख्या है वो 30 है। लेकिन सामने से कितने लड़ने आए हैं बेटा, ओनली 10 है ना, सामने से ओनली 10 आए हैं। तो हम कितने को भेजेंगे, हम कितने को भेजेंगे, हम भी 10 को ही भेजेंगे ना बेटा, पूरी सैनिकों को भेजने की क्या जरूरत है, नहीं ना। तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ, 10 ओनली, है ना। कितना हुआ, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में क्या लगता है, हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो 0 से लेकर के 30 तक कुछ भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड होगा, सामने से क्या आ रहा है, सामने से कितना आ रहा है। तो सामने से 10 आया तो ये भी क्या करेगा, 10 ही अप्लाई करेगा। इन दिस केस स्टैटिक फ्रिक्शन इज 10 नॉट 30, ठीक है। तो कई बच्चे ये वाली गलती करते हैं, तो आपको अच्छे से इस चीज को फील करना है आंसर करते वक्त, ओके, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कहूं बेटा कि मैंने 20 न्यूटन लगाया, ठीक है, कितना अप्लाई हुआ आपके ऊपर, 20 न्यूटन। तो इस बार सैनिक कितने आए हैं लड़ने के लिए आपसे, 20 आए हैं, और आपके पास कैपेसिटी कितने हैं, 30 की। तो बताओ पूरे 30 भेजूं, पूरे 30 भेजूं, नहीं, मैं 20 को ही भेजूंगा, है ना, 20 को ही भेजूंगा, ठीक है। तो इस टाइम हमारा फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, इस टाइम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सोचो, मान लो मैंने 30 भेज दिया, मतलब 30 आए सामने से लड़ने के लिए, ठीक है, सामने से लड़ने के लिए क्या आए, 30 आए। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फुल कैपेसिटी से लड़ना पड़ेगा। इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, फुल कैपेसिटी से लड़ना पड़ेगा, यानी इस बार आपको पूरे 30 के 30 भेजने पड़ेंगे, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इस बार जो आपको अप्लाई करना है वो मैक्सिमम अप्लाई करना है। तो आपने क्या देखा बेटा, 0 से लेकर के 30 तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में लगा सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा होगा तो फिर बॉडी क्या होने लगेगी, चलने लगेगी, और चलने लगेगी तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, वो काइनेटिक हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा वो। अब जब तक रेस्ट में है तभी तक अपन स्टेशनरी यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, बाद में दूसरे फ्रिक्शन की बात करेंगे। बोलो समझ में आ गया बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना समझ गए आप, ओके। एक आज और एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे पूछता हूँ, आई होप आपको समझ आया होगा। सी अगेन बेटे, m मान लो मैं कितना ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, न्यू s सपोज 0.5 है, और मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन, और बोलता हूँ कि बताओ कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना बेटा। स्क्रीन को पॉज करो, आंसर दो, फिर आगे देखना, ठीक है। चलो, तो दिस टाइम वेट इज mg दैट इज 10g। तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा बेटे, 10g। सबसे पहले क्या करोगे, लिमिटिंग फाइंड करोगे, म्यू s इंटू नॉर्मल 0.5 mg, 0.5 10 इंटू 10, ठीक है, दिस इज 50 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास 50 न्यूटन है, मतलब आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बेटा अपोज करने की, 50 न्यूटन, लेकिन सामने से लड़ने कितने आए हैं, ओनली 30। तो हाउ मच वी नीड टू अप्लाई, 30 ओनली ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बेटे, 30 न्यूटन, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ओके, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है, ओके। दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगेन बेटे आपको मैं फिर से एक बार बोल दूं कि अच्छा, और ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, तो देखो आपने किधर से अप्लाई किया बेटा, इस तरफ से अप्लाई किया है, तो बॉडी किधर जा सकती है, इस तरफ जा सकती है, तो अपोज करेगा उस चीज का, तो यानी इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो कभी भी आपको डायरेक्शन इसी तरीके से डिसाइड करना है कि जिधर बॉडी के मोशन होने की संभावना है उसके अपोजिट में। आ गई मेरी बात समझ में। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है, अभी जैसे कि हमने बोला, क्या बोला कि बॉडी क्या है, स्टेशनरी है, बॉडी जब तक रेस्ट में है तब तक क्या है आपका स्टेशनरी फ्रिक्शन लगता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। लेकिन कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे कि मैं बोलूं, देखो
मान लो बेटा ये एक सरफेस है, उसके ऊपर मैंने एक सरफेस रखा और फिर उसके ऊपर एक और सरफेस रखा, ठीक है, इस तरीके का। आ रही मेरी बात समझ में? और मैं अगर इस चीज को खींचूं, आगे मेरी बात समझ में, इस चीज को अगर खींचूं तो सोचो, दिमाग में सोचो कि अगर मैं इसको खींचूंगा तो इस पर क्या असर होगा। ओके, तो आपको समझ आएगा। मैं इसको खींचूंगा तो ये क्या होगा बेटा, पीछे जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं इसको सामने खींचूंगा तो ये क्या जाने की कोशिश करेगा, पीछे। तो ऐसी संभावना है कि ये पीछे जाएगा। आप किसी चीज को भी करके देख लो, कोई एक बुक रखो, उसके ऊपर कोई सामान रखो, बुक को सामने की ओर खींचो तो उस पर रखा सामान क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर है? ओके। ज्यादा तेजी से खींचोगे तो वो सामान पीछे चला जाएगा, धीरे धीरे खींचोगे तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर आए, है ना, वो साथ में चले, ऐसा होगा। क्लियर है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं रखूँ इस तरीके से, तो अगर मैं इसको धीरे धीरे करूँगा तो ये भी इसके साथ चल सकता है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा तेज़ी से करूँ तो ये पीछे जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में? और अगर मैं इस चीज़ को इस पर रख करके धीरे धीरे करूँ तो ये इसके साथ चलेगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो भाई व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर मैं इसको सामने खींच रहा हूँ तो इसके ऊपर रखा जो बॉडी है वो संभावना ऐसी है कि वो पीछे जाएगा। तो सोचो बेटा, इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, तो उसका अपोज करने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा, सामने। ठीक है, उसका अपोज करने के लिए सामने ये होगा। क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस बॉडी को चलाता है और आपको ऐसा दिख सकता है कि दोनों बॉडी एक साथ चल रहे हैं, है ना, दोनों बॉडी एक साथ चल रहे हैं। तो देखो बेटा, बाहर वाले को हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिख रहा है मुझे, ये भी चलता हुआ दिख रहा है और ये भी चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, उसके ऊपर बैठा हुआ, यानी उसके ऊपर रेस्ट में है। आगे मेरी बात समझ? आप देख तो कोई ट्रक जा रही होती है, ट्रक के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, तो ट्रक के साथ वो सामान भी चलता है ना, तो सामान को कौन चला रहा है, सामान को कौन चला रहा है, तो सामान को वो फ्रिक्शन चला रहा है। आ रही मेरी बात समझ? अगर वो फ्रिक्शन ना हो तो वो लुढ़क जाएगा उस पर से, ठीक है, वो गिर जाएगा बाहर। तो देखो ये फ्रिक्शन अभी के समय में कैसा दिख रहा है हमको कि बॉडी जिधर मूव कर रही है उसी ओर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे ऑब्जर्व करना है फ्रिक्शन का डायरेक्शन, आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है, संभावना देखनी है। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर ये है और ये आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये किधर जाना चाहेगा, पीछे। तो इसके पीछे जाने का अपोज करने के लिए इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, सामने की तरफ। समझ आ गए? अब इसको देखो, ये किधर जा रहा है, इधर, तो इसके ऊपर किधर लगेगा, इस तरफ। ठीक है, तो एक बॉडी पर इस तरफ लग रहा है बेटा, एक बॉडी पर इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। आगे मेरी बात समझ में? ओके, तो मान लो इसका मास कितना है बेटा, m है, तो ये mg इधर लगेगा, नॉर्मल उधर लगेगा, फ्रिक्शन मान लो म्यू s है, तो बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू s इंटू m इंटू g। ठीक है बेटा, इसने फ्रिक्शन इसके ऊपर लगाया इस तरफ, तो रिएक्शन के तौर पर ये इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा इस तरफ। सो दिस एंड दिस आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। म्यू एस एम जी इधर भी लगेगा, म्यू एस एम जी, लेकिन ये दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, एक ऊपर वाली बॉडी पर, एक नीचे वाली बॉडी पर। क्लियर? फिर ये वाला फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो यहाँ भी फ्रिक्शन लग सकता है, तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इमेजिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और वो इमेजिनेशन तब डेवलप होगा आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो बेटे और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।